निशा की शादी साहिल से तय हुई थी। साहिल इंजीनियर था और काफ़ी अच्छे घर परिवार से था। साहिल के मम्मी पापा भी अच्छी जॉब करते थे और अब रिटायर थे। दोनों परिवार अच्छी आर्थिक स्थिति वाले थे। साहिल के माता पिता की कोई खास डिमांड नहीं थी, क्योंकि उन्हें खुद किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मनीषा अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी, तो उसके मम्मी पापा उसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे और दिल खोलकर खर्च कर रहे थे। मनीषा के भाई विक्रम की भी पिछले साल ही शादी हुई थी। उसमें भी मनीषा के मम्मी पापा ने दिल खोलकर खर्च किया था और अपनी बहू रीवा को बहुत जेवर चढ़ाए थे। और अब मनीषा की शादी में भी वह कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। विक्रम और रीवा की लव मैरिज थी और रीवा का मायका विक्रम के घर की तरह काफ़ी मजबूत नहीं था। इसलिए रीवा के मम्मी पापा ने शादी में रीवा को काफ़ी हल्के फुल्के जेवर चढ़ाए थे और साधारण ढंग से शादी की थी। खैर, जैसे जैसे मनीषा के शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मनीषा और उसकी भाभी रीवा दिन भर शॉपिंग में लगी रहती थी और अच्छे अच्छे कपड़े और सामान खरीद रही थी। हर कोई शादी के लिए बहुत एक्साइटेड था। मनीषा के मम्मी पापा ने काफ़ी भारी भरकम जेवर मनीषा के लिए बनवाए थे। मनीषा बहुत खुश थी कि इतने धूमधाम से उसकी शादी हो रही है। शादी का दिन धीरे धीरे नज़दीक आ रहा था और घर में तैयारी और तेज़ी से हो रही थी। मनीषा के मम्मी पापा का कहना था कि मेरे एक ही बेटा और एक ही बेटी है। बेटे की शादी में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है और बेटी की शादी भी हम पूरे धूमधाम से करेंगे। बेटे तो घर में ही रहते हैं और माँ बाप की सारी संपत्ति के वारिस होते हैं, पर बेटियां विदा होकर चली जाती हैं और माँ बाप उन्हें दो जो देकर विदा कर देते हैं, बेटी चुपचाप उसे लेकर अपने ससुराल चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है उन्हें उनका हक ससुराल में उनके सास ससुर की संपत्ति और पति की संपत्ति में मिलेगा। लेकिन माँ बाप का भी फर्ज है कि बेटियों को भी उनका हक देकर विदा करना चाहिए। इसलिए मैं मनीषा की शादी में उसे उसके हक के 1 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ, जिसमें से 50 लाख रुपए की एफडी मैं मनीषा के नाम पर करवा दूंगा और 50 लाख रुपए तिलक में चढ़ाऊंगा, ताकि मनीषा को कभी ऐसा ना लगे कि उसके मम्मी पापा ने उसके साथ कोई भेदभाव किया है। साथ ही साथ मनीषा का फ्यूचर भी इन पैसों की वजह से सिक्योर रहेगा। उसके भविष्य को लेकर हम भी चिंतित नहीं रहेंगे। मनीषा के मम्मी पापा के इस फैसले से घर में सब बहुत खुश थे। हालांकि साहिल और उसके मम्मी पापा इन सब चीज़ों के लिए मना कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान की दया से हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और हम वादा करते हैं आपकी मनीषा हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। लेकिन मनीषा के मम्मी पापा का कहना था हमें पता है, लेकिन फिर भी हम अपनी खुशी से मनीषा को और साहिल को यह सब कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संपत्ति पर मेरी बेटी का भी कुछ हक तो बनता ही है। बाकी सब कुछ तो बेटे बहू के लिए है ही। और हंसी खुशी सब कुछ संपन्न हो रहा था। मनीषा के पापा ने 50 लाख रुपए की एफडी मनीषा के नाम पर करवा दी थी और 50 लाख रुपए घर में कैश लाकर रखे थे। अगले दिन मनीषा का तिलक जाने वाला था, जिसमें वह 50 लाख रुपए लेकर जाना था। अगले दिन जब तिलक निकलने का समय हुआ तो मनीषा के पापा ने बोला कि तिलक में चढ़ाने वाला सामान तो गाड़ी में डाल दिया गया है, पैसों का बैग मुझे दे दो। और जब मनीषा की मम्मी पैसों का बैग लेने के लिए गई तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि वहाँ पर पैसों का बैग नहीं था। पूरे घर में हल्ला मच गया कि घर से पूरे 50 लाख रुपए गायब हो गए हैं। मनीषा की मम्मी ने तुरंत मनीषा के लिए खरीदे गए जेवरों को खोजना शुरू किया, लेकिन मनीषा के सारे जेवर भी गायब थे। अब तो घर में बहुत बड़ा हंगामा मच गया, क्योंकि करीब करीब 20 लाख रुपए के जेवर भी मनीषा के लिए बनवाए गए थे। घर में इतनी बड़ी चोरी हो चुकी थी और किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। घर में काफ़ी मेहमान भी थे। समझ में नहीं आ रहा था कि किसने जेवरों और तिलक के रुपयों पर हाथ साफ किया है। सब लोग बहुत परेशान थे। सारे मेहमानों के मन में अजीब सा हो रहा था कि वह तो इस घर में मेहमान बनकर आए थे और घर में चोरी हो गई, वह भी शक के दायरे में होंगे। किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, पुलिस को बात बताई गई
और पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे और जेवर को किसने गायब किया है। तिलक का वक्त हो चुका था और तिलक में जाना जरूरी था। मनीषा के मम्मी पापा ने फ़ोन करके साहिल के घर वालों को सारी बात बता दी थी और उन्होंने बोला था, भाई साहब, या तो बहुत गलत हुआ, आपके इतने सारे पैसे और जेवरों का नुकसान हो गया। आप उसकी जांच पड़ताल करवाते रहिए क्योंकि बहुत बड़ी रकम गायब हुई है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप तिलक लेकर आइए। बिना किसी संकोच के तिलक में आपका दिया हुआ 101 रुपया भी हमें स्वीकार होगा। मनीषा के पापा और भाई विक्रम और बाकी रिश्तेदार तिलक लेकर चले गए, लेकिन घर आने के बाद भी उसके पापा और भाई बहुत परेशान थे कि इतनी बड़ी रकम और जेवर कैसे गायब हो गए। मनीषा और उसकी भाभी रीवा और मम्मी भी बहुत दुखी थी। कितनी अच्छी तैयारी चल रही थी मनीषा के शादी की और उसके सारे जेवर ही गायब हो चुके थे। खैर, पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था और मनीषा की शादी का वक्त आ चुका था। मनीषा के पापा ने अपनी काफ़ी जमा पूंजी मनीषा की शादी में लगा दी थी, इसलिए दोबारा से उतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करना आसान नहीं था। इसलिए थोड़े बहुत जेवरों के साथ मनीषा को विदा कर दिया गया और मनीषा अपने ससुराल चली गई। मनीषा के ससुराल में भी उसके सास ससुर ने अपनी इकलौती बहू के लिए बहुत तैयारी की थी और उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी। मनीषा बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में यह दुख था कि उसकी शादी में इतना बड़ा नुकसान हो गया और वह उसके हक के जेवर और पैसे थे जो कि किसी ने बहुत चतुराई से गायब कर दिए थे। पर अब क्या किया जा सकता था। इसी तरह से वक्त बीत रहा था और धीरे धीरे करीब 2 साल का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक भी जेवर और पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और मनीषा और उसके मम्मी पापा और भाई भाभी ने इसे अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लिया। मनीषा के भाई विक्रम को कुछ दिनों के बाद बेटे की प्राप्ति हुई थी और उसके उपलक्ष्य में एक पार्टी रखी गई थी, जिसमें मनीषा के ससुराल वाले, रीवा और उसके मायके वालों के साथ और भी बहुत सारे मेहमान आए थे। बहुत हंसी खुशी का माहौल था कि रीवा के मम्मी पापा ने अपने समधी समधन से बोला, बहन जी, हम रीवा की शादी में उतना कुछ नहीं कर पाए थे जितना हम करना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त हमारी आर्थिक परेशानियां चल रही थीं। लेकिन अब भगवान के दया से सब कुछ ठीक है और अब हम अपने बेटी दामाद और नाती के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमने अपने नाती के पैदा होने की खुशी में उसके लिए एक प्लॉट खरीदा है और यह हम उसे उपहार में देना चाहते हैं, कहकर रीवा के मम्मी पापा ने एक ज़मीन का कागज़ रीवा के सास ससुर के हाथ में थमाया और बोला, हमारी तरफ से हमारे बेटी दामाद और नाती को यह तोहफा है, इसे स्वीकार कीजिए। और पार्टी में सब लोगों ने ज़ोरदार तालियां बजाई कि रीवे का बेटा कितना भाग्यशाली है, उसके पैदा होते ही उसे इतना बड़ा तोहफा अपने नाना नानी की तरफ से मिल गया। रीवा, विक्रम और उसके सास ससुर भी बहुत खुश हुए कि नाना नानी ने अपने नाती के लिए इतना कुछ किया। मनीषा और उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश थे कि अब सब लोग बेटियों के बारे में सोचते हैं। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन रीवा और उसके ससुराल वालों को किसी पार्टी में जाना था और रीवा ने बहुत अच्छी सी साड़ी और जेवर पहना था। रीवा ने गले का जो हार पहना था वह काफ़ी कीमती और भारी था। रीवा की सासू माँ ने जब वह हार देखा तो रीवा से पूछा, बहू, यह हार तुमने कब लिया? यह तो काफ़ी कीमती लग रहा है और हमने तो यह हार तुम्हें नहीं दिया है और ना ही तुम्हारे मायके की तरफ से यह हार आया था। रीवा ने बोला, हाँ मम्मी जी, जब मैं पिछली बार मायके गई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। मैं आपको बताना और दिखाना भूल गई थी। उसके बाद सब लोग पार्टी में चले गए। पार्टी से लौटने के बाद रीवा की सास के मन में अजीब सी उथल पुथल मच रही थी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि रीवा के मायके वाले उतना अमीर नहीं हैं कि अचानक उन्होंने इतनी महंगी ज़मीन अपनी नाती के लिए खरीद ली और इतना महंगा हार अपनी बेटी को दे दिया, क्योंकि उन्होंने कोई नया बिजनेस तो शुरू किया नहीं है। उनके हालात अभी भी वही हैं जो रीवा की शादी के वक्त थे। यह बात वह बहुत अच्छे से जानती थी। उन्होंने अपने दिल का शक अपने पति से बोला। उनके पति को भी इन सारी बातों पर शक हुआ, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इन 2 सालों में रीवा के मायके वालों के हालात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। इधर के 2 सालों में
वह कोई बहुत अमीर नहीं हो गए थे जो अपनी बेटी के लिए इतना खर्च करने लगे थे। शादी के वक्त तो उन्होंने बहुत साधारण तरीके के जेवर रीवा को दिए थे, और अब अचानक इतने भारी भारी जेवर और इतनी बड़ी महंगी ज़मीन, यह सब कुछ कैसे हो रहा है। अब मनीषा के मम्मी पापा को धीरे धीरे यह लगने लगा कि हो ना हो उनके पैसे और जेवर रीवा और उसके घर वालों के जरिए ही गायब किए गए हैं, क्योंकि एकाएक रीवा के मायके वाले उसके ऊपर इतना मेहरबान कैसे हो गए। पर यह बात वह खुलकर अपने बेटे से नहीं कह सकते थे, क्योंकि इससे माँ बाप और बेटे का रिश्ता बिगड़ता और उसे लगता मेरी बीवी पर मेरे माँ बाप को भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने सच्चाई सामने लाने के लिए दिमाग लगाना शुरू किया। अगले दिन रीवा के मायके में इनकम टैक्स की रेड पड़ी और इनकम टैक्स ऑफिसर ने रीवा के मम्मी पापा से बोला, आपने इतनी महंगी ज़मीन खरीदकर अपने नाती को गिफ्ट में दी है, तो आपके पास उसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है आपने अपनी कोई ज़मीन बेची नहीं है और आपकी आमदनी इतनी नहीं है कि आप इतनी महंगी ज़मीन खरीद कर गिफ्ट कर सकें। तो सारी बात सच सच बताइए। रीवा के मम्मी पापा डर गए थे और उन्होंने बोला, नहीं नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हमने अपने नाती को जो ज़मीन गिफ्ट की है उस ज़मीन को खरीदने के लिए पैसे हमारी बेटी ने ही हमें दिए थे। और यह सब कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। थोड़ी देर में वह रिकॉर्डिंग रीवा के सास ससुर के पास आ चुकी थी, क्योंकि वह इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं था बल्कि रीवा के सास ससुर द्वारा भेजा गया ही एक कलाकार था। रीवा के सास ससुर ने वह वीडियो रीवा के सामने चलाया और बोला, बताओ रीवा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने अपने मम्मी पापा को दिया ताकि वह ज़मीन खरीदकर तुम्हारे बेटे को गिफ्ट कर सकें। तुम्हारा पति विक्रम मेरे ही बिजनेस में मेरे साथ काम करता है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे रहते होंगे। फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? क्योंकि जो ज़मीन तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे बेटे को गिफ्ट में दी है उसकी कीमत कम से कम 70 लाख रुपए है। और मुझे यह भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि घर से जो पैसे और जेवर गायब हुए थे वह किसने किए थे। इसलिए अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, सच बोल दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। रीवा बहुत डर गई। तब तक रीवा की सासू माँ ने बोला, और कल जो हार तुमने पहना था वह भी बहुत कीमती था, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे मायके से कोई बहुत भारी जेवर नहीं मिले थे, और ना ही आज तुम्हारे मायके वाले तुम्हें इतने भारी जेवर दे सकते हैं। तुम्हारे पास जितने भी भारी जेवर हैं वह हमने तुम्हें दिए हैं, तो कबूल कर लो कि जेवर भी तुमने ही चुराए थे। रीवा के पास अब कोई चारा नहीं बचा था और उसने बोला, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। वह जेवर और वह पैसे मैंने ही गायब किए थे। पैसों को मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया था, जो 2 साल में बढ़कर 70 लाख रुपए हो गए थे, और जेवरों को बदलकर मैंने दूसरे जेवर खरीद लिए थे। उन्हीं में से एक हार मैंने कल पहना था। यह सब कुछ सुनकर रीवा के सास ससुर हैरान हो गए कि इतनी नीच हरकत उनके घर की बहू कैसे कर सकती है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उन्होंने बोला, बहुत गलत किया है तुमने। अपनी ननंद के हक के पैसे और जेवर चुराकर तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और इसमें तुम्हारे मम्मी पापा भी शामिल हैं। कैसे घटिया लोग हो तुम। तुम्हें और तुम्हारे मम्मी पापा को तो सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। रीवा अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, लेकिन जब उसने अपने मम्मी पापा के बारे में घटिया बातें सुनी तो उसे भी बहुत ज़ोर का गुस्सा आ गया, और उसने अपने पति को एक ज़ोरदार तमाचा लगा दिया, जिसे देखकर रीवा के सास ससुर हैरान हो गए और बोले, यार तुम क्या कर रही हो? एक तो गलती करती हो, ऊपर से अपने पति के ऊपर हाथ उठाती हो। रीवा बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोली, मैंने कोई गलती नहीं की है, और ना ही मेरे मम्मी पापा ने कोई गलती की है। घर में कुछ भी गलत हो तो अपने बेटे से ना पूछकर बहू और उसके मायके वालों पर तोहमत लगा दो। बस यही तो आता है ससुराल वालों को। एक बार भी अपने बेटे से इस बारे में पूछा, और यह इंसान जो मुख्य साजिश करता है चुपचाप मासूम बनकर खड़ा है, और उसकी बीवी और उसके सास ससुर उसकी आंखों के सामने जलील हो रहे हैं। मम्मी जी,
पापा जी, कान खोलकर सुन लीजिए, यह सब कुछ आपके प्यारे लाडले बेटे विक्रम का किया धरा है, जिसमें उसने हम लोगों को फंसा कर रखा है। आपके प्यारे लाडले बेटे ने आपकी बेटी के हक के पैसे और जेवर चुराए थे और उन्हें ले जाकर मेरे मायके में रख आए थे। यह बोलकर कि इसमें घर का कुछ ज़रूरी सामान है और घर में बहुत मेहमान हैं, इसलिए मम्मी पापा ने इसे यहाँ पर रखने के लिए बोला है ताकि यह सुरक्षित रहे। मेरे मम्मी पापा को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब उन्हें यह बात पता चली कि घर से नकद और जेवर गायब हो चुके हैं, तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया और उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया। मैंने जब आपके बेटे से इस बारे में पूछा तो उसने बोला, अपने मम्मी पापा से बोल दो, चुपचाप उस सामान को छुपा कर रख दें। अगर कुछ भी बात सामने आई तो तुम्हारा पति जेल चला जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे और अपने होने वाले बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ। मनीषा की शादी बहुत बड़े घर में हो रही है, उसे ससुराल में किसी बात की कोई कमी नहीं है, तो क्या ज़रूरत है उसके ऊपर फालतू में इतने पैसे लुटाने की। यह सारे पैसे मेरे आने वाले बच्चों के हक के पैसे हैं। मैं उसे मनीषा के साथ दूसरे घर में नहीं जाने दूंगा। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं आपके बेटे को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि हर एक माँ बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत के बराबर देकर विदा करते हैं। मेरे माँ बाप की जितनी हैसियत थी उन्होंने मुझे दिया और आपके माँ बाप की जितनी हैसियत है वह मनीषा को दे रहे हैं, लेकिन आपके प्यारे बेटे को इससे कुछ भी लेना देना नहीं था। उसका कहना था कि वह अपने हक की संपत्ति में से कुछ भी अपनी बहन के घर नहीं जाने देगा। उसने मुझे और मेरे मम्मी पापा को इमोशनल ब्लैकमेल किया और बोला, अगर यह बात बाहर आई तो उनका जमाई तो जेल में होगा ही होगा, उनके बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अपनी बेटी की ज़िंदगी के खातिर मेरे मम्मी पापा चुप हो गए। मैं भी अपने पति को बचाने के लिए शांत हो गई। कुछ दिनों के बाद जब मामला शांत हो गया तो सारे पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया गया और जेवरों को बदलकर मेरे लिए दूसरे जेवर बनवा लिए गए। धीरे धीरे काफ़ी वक्त बीत चुका था, इसलिए फिर आपके प्यारे बेटे ने मेरे मम्मी पापा के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और उन्हें समझाया उन पैसों से एक ज़मीन खरीदकर अपने नाती को गिफ्ट कर दें, ताकि आपके बेटी दामाद के हक के पैसे आपके बेटी दामाद के पास आ जाएं। मेरे मम्मी पापा मेरी वजह से मजबूर थे और मैं आपके बेटे की वजह से। तो मुझे और मेरे माँ बाप को जलील करने से पहले अपने बेटे से बात कीजिए, क्योंकि मैंने इसे हर वक्त समझाया कि यह गलत कर रहा है, पर यह पैसों के लिए इतना पागल हो चुका है, इसे सही गलत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रीवा के सास ससुर को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका खुद का बेटा ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। तब तक रीवा के पति विक्रम ने बोला, हाँ मैंने किया है यह सब कुछ। क्या कर लेंगे आप लोग? कैसे साबित करेंगे कि यह सब कुछ मैंने किया है? मेरी पत्नी और मेरे ससुराल वाले कभी मेरे खिलाफ नहीं बोलेंगे और आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। मैं अपने हक के पैसे मनीषा को क्यों दूं? उसके पास कोई कमी नहीं है। ऊपर से 50 लाख रुपए की एफडी आपने उसे दे ही रखी है। आपने वह एफडी करवा दी थी, जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता था, नहीं तो वह पैसे भी मैं उसके पास नहीं जाने देता। लेकिन जो मैं रोक सकता था उसे मैंने रोक लिया। मुझे आखिर मेरे ससुराल से क्या मिला है, तो मैं अपना नुकसान क्यों होने दूं? जो होना था हो गया, अब इन बातों पर मिट्टी डालिए। और जब सब अपने अपने घर में खुश हैं तो उन्हें खुश रहने दीजिए। गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो खुद भी जलील होंगे और आपका इकलौता बेटा जेल जाएगा, जिससे आपकी ही बदनामी होगी और कुछ नहीं। रीवा के सास ससुर को समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी खुद की औलाद उनके साथ ऐसा शातिराना खेल खेल सकती है। अपने ही बेटे को जेल भेजने के बारे में सोचकर वह परेशान हो रहे थे कि उसके बीवी बच्चों का क्या होगा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गायब हुए जेवर और पैसे का सच इतना कड़वा होगा। काफ़ी सोच समझकर मनीषा के मम्मी पापा ने एक फ़ैसला किया और अपना घर मनीषा के नाम कर दिया और बोला, जब तक हम जीवित रहेंगे इस घर पर हमारा अधिकार है। तुम और तुम्हारी पत्नी हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन हमारी मृत्यु के बाद यह घर मनीषा की संपत्ति होगी और वह चाहे तो इसे बेच दे, चाहे तो इसे रखे। इस पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं होगा।
क्योंकि तुमने उससे उसके हक की संपत्ति छीनी है, तो अब अपने लिए घर तुम खुद बना लो। इस घर पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। और मनीषा, साहिल और उसके मम्मी पापा को हम जल्द ही घर बुलाकर सारी सच्चाई से अवगत करा देंगे और इस घर के कागज उनके सुपुर्द कर देंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, और मेरा यह फैसला कभी नहीं बदलेगा। मजबूर हूँ, अपने ही बेटे को जेल नहीं भेज सकता, नहीं तो उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा, लेकिन अपनी बेटी का हक तो उसे दे ही सकता हूँ। कहकर मनीषा के मम्मी पापा अपने बेटे की कोई बात सुने बगैर अपने कमरे में चले गए, यह सोचते हुए कि उनकी परवरिश में क्या कमी रह गई थी कि उनके बेटे ने उन्हें ऐसा दिन दिखाया।